अभी हम लोग नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5 which is more hydrolyzed by aqueous KOH, है ना। यहाँ पर यूज कर रहे हैं aqueous KOH। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हाइड्रोलाइज करने का मतलब हुआ यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है उसको हम OH माइनस आयन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर जो क्लोराइड है उसको OH से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, यानी पानी के प्रेजेंस में, पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पोलार सॉल्वेंट में जनरली क्या होता है कि SN1 रिएक्शन को प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक्वस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग SN1 मैकेनिज्म को प्रीफर करेंगे, ठीक है। जब नॉन पोलार इन्वायरमेंट में होता है तो हम लोग वहाँ पर SN2 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्वस कंडीशन में होता है तो यहाँ आयनाइजेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग SN1 रिएक्शन को सोचेंगे, ठीक है। तो पहले तो लिख लें कि दोनों में कौन ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हो गया CH2Cl, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे C6H5 CH ठीक है। ये हुआ डाई, इसमें दो बेंजीन रिंग है, इसमें एक ही बेंजीन रिंग है कि नहीं। तो ये दोनों में कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, किसका हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा, कौन ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देगा। तो पहली बात तो देखिए इसमें तो ये कार्बन है ना, इससे दोनों से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है ना, ये प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है और वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, SN1 रिएक्शन देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो हो रहा है वो एक्वस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन विथ एक्वस KOH, यहाँ एक्वस KOH, इसलिए SN1 इज प्रीफरेबल, ठीक है। SN1 को हम लोग प्रीफर करेंगे। तो SN1 को प्रीफर करेंगे तो SN1 रिएक्शन किस में सबसे जल्दी होता है, सबसे जल्दी किस में होगा, टर्शियरी में होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्राउड रहेगा उतना जल्दी होता है इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन होता है ना उसका स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसका अब ये जो होगा रिएक्शन, तो यहाँ Cl माइनस निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये कार्बोकेटायन मिलेगा। और इससे जब Cl माइनस निकलेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन मिलेगा,
ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा। तो कार्बोकैटायन का स्टेबलाइजेशन किस में ज़्यादा होगा? इसमें दो दो बेंजीन रिंग है, इसमें एक ही बेंजीन रिंग है। ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा, ऑर्थो पर पैरा पर डिस्पर्सन होगा ना, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो फिर ये ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो कितने जगह पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा? एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर दूसरा यहाँ आएगा, और फिर तीसरा यहाँ। 3 जगह इस बेंजीन रिंग में जाएगा, और चौथा 4 जगह होगा पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये शिफ्ट होगा ऐसे, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 3 इधर हो गया और 3 इधर भी तो होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ 3 3 6 और एक 7 जगह जो है पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें जो है ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। इसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। ये जो कार्बोकैटायन है ना, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये क्या है? लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा। विच इज मोर हाइड्रोलाइज्ड? दिस वन। हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला, यानी ये है, ये ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा, ये वाला आंसर है। विच इज मोर हाइड्रोलाइज्ड? दिस वन वुड बी मोर हाइड्रोलाइज्ड, दिस वन वुड बी मोर हाइड्रोलाइज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है, इसमें भी कार्बोकैटायन बना, इसमें भी कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन जो है ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इसका कार्बोकैटायन लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। कार्बोकैटायन बनाने से पहले ये भी तो सोचना है कि SN1 होगा कि SN2 होगा। इसमें हम लोगों ने क्लियर किया, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है एक्वस KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ नहीं हो रहा है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो एक्वस में क्या होता है? आयनाइजेशन होता है, इसीलिए SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में SN1 रिएक्शन में। तो पहला डिसीजन ये लिए कि इसमें SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन होता है, तुम जानते हैं कि टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1, उसके बाद सेकेंडरी होता है, और सबसे कम जो होता है वो प्राइमरी। उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये सेकेंडरी, तो उस हिसाब से भी ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोलिसिस भी, जिसका रिएक्टिविटी कम होगा उसका हाइड्रोलिसिस भी कम होगा, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोलिसिस भी ज़्यादा होगा। दूसरा, हम अगर वो चीज़ नहीं देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का नहीं देखते हैं, तो हम लोग अगर हम रेजोनेंस देखते हैं, तो यहाँ पर इसका में जो कार्बोकैटायन बना, इसका जो ये चार्ज का जो डिस्पर्सन हुआ है 3 जगह हुआ इसमें, और इसमें जो है चार्ज का डिस्पर्सन 3 जगह इधर हुआ, 3 जगह इधर हुआ, तो 6 जगह बंटवारा हो गया। तो इसमें कार्बोकैटायन जो है इस केस में ज़्यादा स्टेबल हो गया। इस कार्बोकैटायन जब ज़्यादा स्टेबल हो गया तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए ये ज़्यादा हाइड्रोलाइज करेगा। विच इज मोर हाइड्रोलाइज? दिस वन वुड बी मोर हाइड्रोलाइज। ओके, आप इसको लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड बेटा आइसोमर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? पैराक्लोरो। तीनों का स्ट्रक्चर जरा लिख लेते हैं पहले, तब समझने में आसानी होगी। ये हुआ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये
हो जाएगा ऑर्थो लिखेंगे इसमें, ये हुआ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हुआ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और उसके बाद हो गया ये मेटा। और ये हुआ हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तीनों के मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना? मेल्टिंग पॉइंट का एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर की क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है। मेल्ट किसको करते हैं? मेल्ट किसको करते हैं? सॉलिड को करते हैं। सॉलिड कब बनता है? जब बहुत सारा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे नमक है, चीनी है कि नहीं? तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, वो सारे क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। पार्टिकल सब बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है तो सॉलिड सब्सटेंस बनता है। क्लोजली पैक्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब ना जितना ज़्यादा क्लोजली पैक होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इस तीनों में से कौन क्लोजली पैक होगा? मतलब क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, सेम चीज़ आपस में अटैच होता है। अब जैसे नमक है तो उसमें क्या है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है। तो पूरे नमक के क्रिस्टल में क्या होता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन आपस में अटैच रहता है। बहुत सारा सोडियम आयन है, बहुत सारा क्लोराइड आयन है, सब आपस में अटैच रहता है। ठीक है, तो क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का। तो उसी तरह से इन लोगों का भी मतलब सोडियम नमक है तो उसमें क्रिस्टल बना हुआ तो खाली सोडियम क्लोराइड ही है ना, दूसरा चीज़ तो नहीं है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ही है और दूसरा चीज़ तो नहीं है। उसी तरह से जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो उसके क्रिस्टल में सिर्फ यही रहेगा, डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन रहेगा। जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो उसमें जो है सब के सब रहेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो इसमें सारे के सारे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। वही मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे से जितना नज़दीक हो सके अरेंज हो जाए। तो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों को देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल है। ये जो पैरा डाइक्लोरो है ना, इसका सिमेट्रिकल से, इसका जो सिमेट्रिकल शेप है, तो इसीलिए आपस में ये अरेंज आराम से हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर एक, अगल बगल, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, पीछे से भी, हर तरह से इसमें अरेंज हो जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। देख रहे हैं, सिमेट्रिकल है, आमने सामने सिमेट्रिकल है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल, है ना। मैथ में पढ़े ही होंगे कि सिमेट्री किसको बोलते हैं, सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, है ना। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा लें, दोनों तरफ देखेंगे सेम होगा, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ देखते हैं कि इन्वायरमेंट सेम होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल शेप है इसका, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, नज़दीक नज़दीक एकदम हो। लेकिन अगर इसको हम अरेंज करने चाहेंगे अगल बगल, तो इस ये है, इसके बगल में ऐसा ही मॉलिक्यूल एक और आएगा, क्या होगा, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा, इधर से आएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें जो है क्लोजली पैक्ड इतना नहीं हो पाएगा जिसमें इतना, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इधर से भी आएगा नज़दीक से, इधर से भी आ जाएगा नज़दीक से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन अगर इधर से आया तो यहाँ तो नज़दीक आएगा, इधर से आया तो ये डिस्टर्ब करेगा, इधर से आएगा तो ये वाला जो आने वाला है उसका एक क्लोरीन ये डिस्टर्ब करेगा। ये जो ऑर्थो पोजीशन पर है ये ऑकवर्ड है, सिमेट्रिकल शेप नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, क्लोजली पैक नहीं होगा। इसमें वही हाल है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा, क्लोज आने में, क्लोज आने नहीं करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास नहीं है, वो भी आने आएगा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। ठीक है ना। यह क्या है, फिट्स वेल इनटू द क्रिस्टल, ये क्या है, फिट्स वेल इनटू द क्रिस्टल ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप। It does not fill, ये क्या है, does not fit well into the crystal, और ये दोनों क्या है, does not fit, does not fit well, does not fit
well into the crystal lattice अभी crystal lattice, ठीक है, crystal lattice does not fit well into the crystal lattice due to unsymmetrical shape, तो क्लोजली पैक नहीं होगा, ये क्लोजली पैक हो जाएगा, इसका पैकिंग क्लोज पैक होगा, इसमें क्या होगा, क्लोज्ड पैकिंग होगा, इसमें क्या होगा, लूज पैकिंग होगा, है ना, लूज पैकिंग होगा, लूज पैकिंग होगा तो कम एनर्जी लगेगा अलग करने में इन दोनों को आपस में, लेकिन इसको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। पैरा डाइक्लोरो का पैकिंग जो है हायर होगा, क्योंकि इसमें ये सिमेट्रिकल है तो क्लोजली पैक्ड हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में है वो स्ट्रॉन्ग है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वीक होगा, ठीक है, इसलिए कम एनर्जी लगेगा इसको मेल्ट करने में, और इसमें चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसको ब्रेक करने के लिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी देना होगा, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा, ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, तो आपका आंसर होगा ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके।